Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 28th of October 2023. First news is started talks with India on troops removal. Maldives president elect. तो मालदीव्स में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आ चुके हैं मोहम्मद मोइजू एंड ये एक प्रो चाइनीज़ कैंडिडेट थे। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे प्रो इंडियन इब्राहिम सोली। तो अगर हम मालदीव्स में देखें तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है तो कोई प्रो इंडियन प्रो चाइनीज़ इस तरीके की गवर्नमेंट रही हैं। तो इन्होंने आते ही ये कहा है कि हमने इंडिया के साथ बातचीत शुरू कर दी है कि जो भी इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस है उसका रिमूवल होना चाहिए फ्रॉम द मालदीव्स। तो जब इब्राहिम सोली प्रेसिडेंट थे तो उस समय इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन भी स्टार्ट किया था मालदीव्स में। तो अगर हम मालदीव्स की बात करें तो इंडिया एंड चाइना दोनों ही कंट्रीज चाहते हैं कि इंडियन ओशियन के रीजन में इन्फ्लुएंस रहे, जिसकी वजह से ये लोग अपने मालदीव्स में इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बहुत सारे लोन्स दिए हैं मालदीव्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में हेल्प की है मालदीव्स की। Maldives has started negotiations with India to remove its military presence, President-elect Mohammad Muizzu said in an interview. Muizzu said he had already begun negotiations with the Indian government कि जो भी military presence है इंडिया की उसका यहाँ से removal होना चाहिए। मुइजूज विन एक्सटेंड द टग ऑफ वॉर बिटवीन चाइना एंड द इंडिया कि किसकी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए इंडियन ओशियन में। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स या तो ये इंडिया की तरफ टिल्ट थी या तो चाइना की तरफ। तो बोथ एशियन पावर हाउसेज हैव इन्वेस्टेड हेवली इन अपग्रेडिंग मालदीव्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दोनों ही कंट्रीज ने बहुत सारे लोन्स भी एक्सटेंड कर रखे हैं। दूसरा इसराइल पैलेस्टीन वॉर को लेकर है। तो इसराइल पैलेस्टीन वॉर को लेकर हम इवोल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल 1992 में इंडिया ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश किया था। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है, बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, ओस्लो अकॉर्ड क्या है, डेविड कैंप अकॉर्ड क्या है, तो ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो डेली न्यूज़ आ रही है ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। नेक्स्ट है ऑन एवरेज एन अडानी पोर्ट एवरी 500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन दीज हैंडल 24% ऑफ ऑल कार्गो। तो आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो अडानी के पास एक बड़ा पोर्ट था जो कि था मुंद्रा। आज जो अडानी ग्रुप है इसके पास 14 पोर्ट्स हैं एंड 24% ऑफ ऑल कार्गो ये पोर्ट्स हैंडल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जो पोर्ट है, यहाँ पर मार्केट कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। From just one big port, Mundra, in 2001, the Adani Group today has grown to be the largest private operator with as many as 14 ports and terminals जो कि हैंडल कर रहे हैं quarter of all cargo passing through the country's ports. Delhi explores legal and diplomatic options after Qatar death sentence. तो एक्चुअली ये इशू हमने कल डिस्कस किया था कि 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स को कतर ने 2022 में अरेस्ट कर लिया था ऑन एस्पियोनेज चार्जेस की एक्चुअली लोग यहाँ पर स्पाइंग कर रहे थे। फिर उसके बाद जो कतर का लोअर कोर्ट है इसने रिसेंटली इन 8 लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी है। तो इस इशू के बारे में हम एडिटोरियल पेज पर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन्ड पेज पर डिस्कस करेंगे। Delhi will walk the levers relying on political, economic, defense ties and the goodwill the Indian community enjoys to find a way out, but the timing poses a challenge कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग जो स्पाइंग कर रहे थे ये इसराइल को लेकर कर रहे थे, एंड अगर इसराइल को लेकर कर रहे थे और उस समय ये वॉर चल रहा है तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। आगे चलते हैं हम। बाकी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोइत्रा से शी गेव लॉगिन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एथिक्स कमेटी हमने डिस्कस कर लिया, प्रिविलेजेस कमेटी हमने डिस्कस कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक अनाउंसमेंट था, अनाउंसमेंट यही है कि यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जा रहा है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड अगर आप ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रीलिम्स स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज़ साइमल्टेनियसली चल रही है, +10 FLTs प्रीलिम्स के लिए आपको मिलेंगे। मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी। आपको करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव ग्रुप सेशंस होंगे फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली होगा। बाकी सारी यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है कि आप कहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, कहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। एंड बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हो एंड आप कॉमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। एक और पॉइंट ये है कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का स्टैटिक पोर्शन के लिए आज पेमेंट करोगे कि आपको यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक नोट चाहिए, तो अगर आपने आज पेमेंट किया तो एक्चुअली इसको नवंबर के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो आज से आप जो भी पेमेंट करोगे उसको नवंबर के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सोर्सेज सेड दैट इंडियंस हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ गुडविल इन कतर एंड 8 लाख इंडियंस जो हैं ये काम कर रहे हैं कतर में। और बाकी इंडिया एंड जो कतर है इन्होंने साइन कर रखी है प्रिजनर ट्रांसफ़र ट्रीटी कि किसी भी नेशन में अगर कोई दूसरे
नेशन का व्यक्ति कन्विक्ट होता है तो जो दूसरे नेशन का व्यक्ति है ये अपने होम कंट्री में जाकर अपने सेंटेंस को सर्व कर सकता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि जो 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं इनका जो डेथ सेंटेंस है ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो। अगर ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा तो एक्चुअली इस प्रिजनर ट्रांसफर ट्रीटी के अंदर ये फॉल नहीं होगा। तो अगर ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट आकर ये इंडिया में भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर उत्तराखंड को लेकर एडवर्टीजमेंट है कि उत्तराखंड क्या क्या कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट के नवरत्नास रेफर टू द 9 की ऑन गोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, रेनोवेशन ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स। यहाँ पर वंदे भारत शुरू की गई है दिल्ली से देहरादून, और जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैवल टाइम जो है वो 4.5 घंटे कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात की गई है, जो कि किसके लिए है? तो जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनके रीवाइटलाइजेशन के लिए। तो बॉर्डर विलेजेस के रीवाइटलाइजेशन के लिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। और बॉर्डर विलेजेस की अगर हम बात करें तो अपने घोस्ट विलेजेस सुने होंगे कि एक्चुअली जो विलेजेस हैं खाली हो चुके हैं, यहाँ से लोग जो हैं जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको एसेंशियल सर्विसेज ही नहीं मिलेगी, तो लोग वहाँ पर क्यों रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर फरिश्ते स्कीम की बात की गई है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने 2018 में फरिश्ते स्कीम शुरू की थी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए कि इनका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा अगर ये दिल्ली जुरिस्डिक्शन में फॉल होते हैं। तो ये है फरिश्ते स्कीम। बाकी यहाँ पर अमृत वाटिका की बात की गई है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी फाउंडेशन ले करेंगे अमृत वाटिका का, जहाँ पर 766 डिस्ट्रिक्ट से सॉइल को लेकर आया जाएगा। फिर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन ये लॉन्च किया गया है। इसमें हर विलेज या पंचायत में ट्रिब्यूट पे किया जाएगा जिन भी लोगों ने अपने सेक्रीफाइस की है लाइफ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, या डिफेंस पर्सनल जिन्होंने बेसिकली यहाँ पर शहादत दी है देश के लिए, तो उनको ट्रिब्यूट पे किया जाएगा, उसके लिए है। नो वर्किंग स्टाफ लेफ्ट इन पॉक्सो डिवीजन। तो अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के बारे में लिख रहे हो तो आपको ये बात मेंशन करनी है कि इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम क्या क्या है। तो फॉर एग्जांपल जो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, इनका ये कहना है कि इनके पास कोई भी वर्किंग स्टाफ है ही नहीं। पैनल लाइकली टू सीक रीड्राफ्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम। तो जो आईपीसी है इसको रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता से। आज इसमें यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन भी किया गया है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम की इसमें डेफिनेशन क्या दी गई है? तो सेक्शन 109 ऑफ द प्रोपोज लॉ डिफाइंस एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट टू इंक्लूड अ गैंग माफिया और रैंक इन्वॉल्व इन गैंग क्रिमिनलिटी, रैकेटियरिंग एंड सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइज क्राइम। फिर यहाँ पर अडल्ट्री की बात की गई है कि ये जाना गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कि एक व्यू ये भी है कि अडल्ट्री को जो क्रिमिनलाइज किया गया था इसको वापस से ले आया जाए। तो अडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। अगर आपको ये जजमेंट पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इस केस का नाम क्या है। तो GS2 में केस लॉज डायरेक्टली वो पूछते हैं कि पर्टिकुलर केस लॉज बताओ, फॉर एग्जांपल जेंडर जस्टिस को लेकर केस लॉज बताओ। तो अगर आपको ये जजमेंट पता होगा तो आप जेंडर जस्टिस में इस केस लॉ को भी मेंशन कर सकते हो। तो अगर पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे हम चलते हैं। डिप्लोमेसी टू द रेस्क्यू। तो यही कतर का इशू है कि कतर ने यहाँ पर 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स को एस्पियोनेज के चार्जेस पर डेथ सेंटेंस दे दी है लोअर कोर्ट ने। तो डेथ सेंटेंस गिवन बाय कतर टू 8 रिटायर्ड इंडियन नेवल पर्सनल, 7 ऑफिसर्स एंड 1 सेलर ऑन एस्पियोनेज चार्जेस इज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियाज डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ऐसा करता रहता है, लेकिन कतर की अगर हम बात करें तो कतर की इंडिया के साथ मल्टी फेसेटेड टाइज है। तो किसी ऐसे कंट्री में ऐसा हो तो ये यहाँ पर चिंता की बात है। बट देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एन इनिमिकल कंट्री जो कि पाकिस्तान है, दूसरा कतर जिसके साथ इंडिया की मल्टी फेसेटेड टाइज हैं। फिर यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि डेफ्ट डिप्लोमेसी करनी होगी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। रेमेडी वॉज देन मिलाइज। तो क्या यहाँ पर इशू क्या है? तो इशू ये है कि फेक न्यूज़ फैलती रहती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती रहती है। तो जो गवर्नमेंट है इसने एक रूल लेकर आई है, रूल 4 क्लॉज 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, जिसमें ये कहा गया है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बताना पड़ेगा कि ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर चाहे और कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, या तो इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, या तो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है, तो ऐसे में ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं इनको ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बताना पड़ेगा। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप इस इशू को लेकर कोर्ट में गया, क्योंकि व्हाट्सएप का ये कहना है कि जो हमारे मैसेजेस हैं ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। तो जिन दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही उनके अलावा किसी को नहीं पता है कि उस मैसेज के कंटेंट में क्या है। तो अगर हम यहाँ पर ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज नहीं बता सकते, क्योंकि एक्चुअली हमें ही नहीं पता कि ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज क्या है। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि इसकी वजह से मास सर्विलांस हो सकता है, गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों के ऊपर सर्विलांस कर सकती है। तो यही ऑथर ने कहा है कि जो आपकी रेमेडी है ये तो प्रॉब्लम से भी ज़्यादा खराब है, बट द सोल्यूशन बीइंग प्रोपोज्ड मे बी एज डैमेजिंग इफ नॉट मोर देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। अब यहाँ पर बात यह है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज जानना चाह रही है देन इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर
जो आप नेशनल सिक्योरिटी की बात बता रहे हो आपने उसको डिफाइन तो किया नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम लाई करेगी। तो फर्स्ट द लिस्टेड ग्राउंड्स लीव एम्पल स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट्स एंड द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर ईसी डज राइट। तो एक्चुअली जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इनको रथ प्रभारीज का डेजिग्नेशन दिया गया था एंड इनको ये कहा गया था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपको जाकर गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स बताने हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये कहा कि ये जो भी आपकी यात्रा चल रही है ये पोल बाउंड स्टेट्स में नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वहाँ पर ये लोग नहीं जाने चाहिए। तो ऑथर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल यहाँ पर सही किया कि विकास यात्रा के ऊपर कर्ब्स लगाए। रथ प्रभारीज इज द चेक दैट वाज नीडेड एंड अब रथ प्रभारीज का नाम बदल कर नोडल ऑफिसर्स भी कर दिया गया है। नेक्स्ट अफगानिस्तान ऑन इट्स ओन। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया क्रिकेट में, ये सब हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। न्यू असम गवर्नमेंट ऑर्डर। तो एम्प्लॉय सेकंड मैरिज में एंटर नहीं हो सकते विदाउट परमिशन। तो कुछ रिलीजन्स यहाँ पर सेकंड मैरिज को अलाउ करते हैं, पॉलीगैमी एक्चुअली यहाँ पर अलाउ करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का जजमेंट था, गवर्नमेंट का जजमेंट नहीं, कोर्ट का जजमेंट था कि विद रिस्पेक्ट टू इस्लाम कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट हैविंग मोर देन वन वाइफ ये असेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजन का। तो अगर आपको ये पता हो कि ये जो असेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रीन दी गई थी ये कौन से केस में दी गई थी एंड असेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रीन के बारे में आपको क्या पता है, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रीन। तो ईआरपी ये डायरेक्टली मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो लेजिस्लेशन लिमिटिंग द नंबर ऑफ वाइफ्स डज नॉट इंटरफेयर विद द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड इज विद इन द स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। स्टबल बर्निंग हाफ हो गई है पंजाब में। रीजन क्या है, तो एक्स सीटू मेथड्स, इन सीटू मेथड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेलर्स मशीन जो है इंस्टॉल की गई, जिसकी वजह से जो स्टबल है इसको काटा जा सकता है एंड इसको इंडस्ट्रीज को बेचा जा सकता है एंड यहाँ पर कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं फार्मर्स। इन द इन सीटू मेथड स्टबल इज ईदर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल ड्यूरिंग वीट सोइंग यूजिंग मशीन्स एंड यहाँ पर एक्स सीटू में क्या करो, स्टबल को क्लियर करो, कलेक्ट करो एंड इंडस्ट्रीज को जाकर बेच दो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई कि विमेन का स्टेम में रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में विमेन का बहुत ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन है। तो वेन द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए तो कोई भी विमेन को नहीं दिया गया। अभी तक 592 आई थिंक दिए जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 20 विमेन साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिले हैं। तो क्या रीज़न है, विमेन जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों नहीं है? तो आपको पता है पैट्रियार्कल माइंडसेट है, विमेन को यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिप्रोडक्टिव यहाँ पर जो पोजीशन होती है उसकी वजह से यहाँ पर विमेन को गैप लेना पड़ता है अपने करियर में, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है जॉब्स में एंड विमेन के लिए एक्चुअली यहाँ पर फ्लेक्सिबल करियर ही सूट करता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। 2 आयशे की अगर हम टारगेट देखें तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन विमेन जो है ज़्यादा इनरोल कर रही हैं साइंस कोर्सेज में, लेकिन विमेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना अभी भी नहीं जा रही हैं। आई रिमेंबर आई थिंक 2021 में क्वेश्चन आया था कि जुडिशरी में विमेन का रिप्रेजेंटेशन क्यों कम है। तो सब में एक्चुअली रीजन सेम ही होंगे। पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ये एक रीज़न हो सकता है, और बाकी यहाँ पर फ्लेक्सिबल करियर ऑप्शंस नहीं होते हैं। लॉ में अगर आप देखो तो एक पर्टिकुलर ईयर तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो वो पर्टिकुलर ईयर्स विमेन नहीं दे पाती हैं। तो ये सारे रीजन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने अपनी स्टोरी बताई कि फॉर्चुनेटली माई हस्बैंड रिस्पेक्टेड माई विश टू स्टडी मैथमेटिक्स ऑल्दो ही टू डिडंट विश मी टू प्रायोरिटाइज करियर ओवर फैमिली। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो उसको हम कर रहे हैं स्किप। इन्फॉर्म कस्टमर्स व्हेन बैंक आस्क फॉर द क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर की बात की गई। क्रेडिट स्कोर आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है कि एक्चुअली आपने कितना लोन लिया था पहले, आपने कब यहाँ पर रीपे किया। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी लोन के ऊपर डिफॉल्ट किया होगा, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। तो अभी आरबीआई ने ये कहा है कि अगर बैंक्स और एनबीएफसीज किसी भी क्लाइंट के क्रेडिट स्कोर को एक्सेस करेंगे तो उस क्लाइंट के पास मैसेज जाएगा या ईमेल जाएगा कि आपके क्रेडिट स्कोर को एक्सेस किया जा रहा है। तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो हैं ये कंज्यूमर एंड बिजनेस क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन एंड एनालाइज करती हैं। तो आपको सीआईसी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है एंड आई थिंक आ भी चुका है सीआईसी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कतर के बारे में कि कतर के साथ इंडिया के टाइज कैसे हैं। तो कतर से हम इंपोर्ट करते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है ये हम अपने एनर्जी मिक्स में बढ़ाना चाहते हैं। तो नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन अभी हमारे एनर्जी मिक्स में 6%, हम इसको इंक्रीज करके 15% करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कतर से हमारे इंपोर्ट आने वाले समय में बढ़ने ही वाले। अब कतर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो रखा मिडिल ईस्ट में? फॉर एग्जांपल ये यूएस का एलाय है, हमास के साथ भी इसकी बातचीत चल रही, इजराइल के साथ भी रिलेशंस इसके अच्छे, ईरान के साथ भी ये बातचीत करता है। तो इतना अच्छा कैसे है कतर कि इसकी सबके साथ बातचीत हो रही है? तो टाइनी गैस रिच कंट्री ऑन द पर्शियन गल्फ इज अ क्लोज एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रूशियल टू इट्स मिलिट्री स्ट्रेटजी इन द मिडिल ईस्ट एंड ये क्लोज टाइज भी शेयर करता है हमास के साथ।
अब कतर रीजनल पावर बना कैसे? तो पहले कतर छोटा सा कंट्री था, ऑयल प्रोड्यूसर था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन फिर कतर को मिल जाता है नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस के जब भंडार मिल जाते हैं, रिजर्व्स मिल जाता है, तो कतर इकोनॉमी में एक बूम आ जाता है। फिर कतर जो है ये अपने डोमेस्टिक डायनेमिक्स के ऊपर फोकस करता है कि हम कैसे एक बड़ी पावर बने। सेकंड, कतर ग्रीव इंक्रीजिंगली क्लोज टू द यूएस, तो यूएस का ये अलाई बन जाता है क्योंकि गल्फ वॉर में ये यूएस को सपोर्ट करता है। एंड कतर अपनी सॉफ्ट पावर के ऊपर फोकस करता है, अ मैवरिक इन द मिडिल ईस्ट। तो कतर जो है ये एक्चुअली एक रीजनल पावर बनकर आया। अनलाइक द रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, कतर के गुड रिलेशंस विद द शिया ईरान एंड हमास को भी इसने बहुत ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर रखी है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स बनाने के लिए हमास को, पावर नीड्स के लिए, पब्लिक सैलरीज के लिए। फिर यहाँ पर बात की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो वेस्ट बंगाल में पीडीएस स्कैम हुआ है, तो स्कैम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स में आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल का पीडीएस स्कैम। तो अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हर राशन कार्ड होल्डर को 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स और 1 किलोग्राम ऑफ पल्सेस फ्री मिलते हैं। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो 5 किलोग्राम मिलता है ये उसके एडिशन में है। तो कोविड में स्कीम शुरू की गई थी, बाद में इसमें कुछ चेंजेस किए गए एंड इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।